जी हां, दुनिया में बड़ी ग्लोबल पावर बनकर उभरा है भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। खास बात यह है कि ये बातें कोई और नहीं कह रहा, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन कह रहा है। चीन से जब इस तरह की आवाजें उठती हैं तो भारत में हर शख्स को हैरत जरूर होती है। चीन ने भी माना मोदी का है जमाना। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पिछले करीब एक दशक से दुनिया पीएम मोदी की नीतियों की मुरीद हो रही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज की तारीख में भारत का लोहा मान रहे हैं। ऐसे में पहली बार चीन को भी भारत की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। बिल्कुल समीर, और ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे बदला और कैसे मोदी सरकार की नीतियों को दुनिया सराह रही है। सवाल यह भी है कि जब दुनिया मोदी सरकार के काम को सलाम कर रही है तो फिर विपक्ष क्यों परेशान है। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ। जिनपिंग के चीन ने मानी भारत की ताकत। जी हां, खबर यही है आज की। ग्लोबल टाइम्स ने की मोदी की जमकर तारीफ। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया। मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार में भारत में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। तो ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है नरेंद्र मोदी के विषय। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है और इस खबर के मायने भी इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये आवाजें अब चीन से उठ रही हैं। जिनपिंग ने माना भारत का है जमाना। आर्थिक विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। भारत के अंदर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तरक्की हो रही है। रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा नजर आता है भारतवर्ष। ये कोई और नहीं बल्कि चीन मान रहा है। बिल्कुल, और क्या क्या कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में। देखिए, वैश्विक शक्तियों के साथ मजबूत संबंध हुए हैं भारत के। यह मेंशन किया गया, भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। तो भारत की बातें, भारत के विचार अब दुनिया के पटल में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो जिनपिंग ने माना भारत विश्व गुरु है। ये देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि भारत का एक बड़ा पड़ोसी मुल्क चीन कह रहा है। जल्दी से नजर डालते हैं इन सारे तथ्यों पर। विदेश नीति को लेकर क्या कहा गया। अमेरिका, जापान और रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की है ग्लोबल टाइम्स ने। जी हां, चीन की सरकार का पिट्ठू अखबार है ग्लोबल टाइम्स, सरकारी अखबार है और यह वही लिखता है जो कि चीन की सरकार सोचती है, जिनपिंग सोचते हैं। इसलिए इसके मायने ज्यादा हैं। महान शक्ति बनने की ओर बढ़ चला है भारत। भारत की ताकत का जिक्र किया गया है। दुनिया के लिए आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण देश है भारतवर्ष, ये बताया है चीन ने। बिल्कुल, और देखिए, आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ा है। यह भी मेंशन किया गया है। ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी में तेजी आई है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक रूप से भी भारत तेजी से बढ़ा है। जी हां, विश्व गुरु के रूप में तेजी से उभरा है भारतवर्ष। ये कितनी बड़ी बात है। विश्व गुरु की संज्ञा आज की तारीख में भारतवर्ष को दी जा रही है। दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अब चीन भी भारत को विश्व गुरु मानता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अशोक सज्जनहार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सज्जनहार साहब, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है क्योंकि चीन ने पिछले दिनों किस तरह की करतूतें की, भारत को पानी पी पी कर कोसा। लेकिन अब वही चीन भारत की तारीफ करने पर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है, ऐसा लगता है। आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया समीर, अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो अगर ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी तारीफ की है, भारत की अच्छी तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी तारीफ की है जी, तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। जहाँ से भी कोई फैक्चुअली एक्यूरेट करेक्ट असेसमेंट कोई भी देता है देश में, देश के बाहर, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए और मैं वेलकम करता हूँ। परंतु
और बहुत बड़ा परंतु है, देयर इज अ वेरी बिग इफ इसमें। देखिए चीन का जो वो कहना है, जो वो कहता है और जो वो करता है, उसमें बहुत अंतर होता है, हमने देखा है। जो उसका कहने का तरीका कुछ और होता है और उसके मन में जो है वो कुछ और है। तो ये जो पहली बात उसने पहली बार ऐसे कहा है ग्लोबल टाइम्स ने, मैं आगे देखना चाहूँगा जो चीन केवल कहता है या जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, जो कहता है उसके ऊपर कुछ कार्यान्वित भी करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसका जो असली हमको देखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि चीन की बातें भरोसे के लायक नहीं होती है तब वक्त जब भारत की बुराई करता हो, या फिर अब जब भारत की तरक्की की तारीफ कर रहा हो? दीपक वोरा साहब, आप इसे कैसे देखना चाहेंगे? चीन का कोई भी बयान क्या भरोसेमंद है, और ग्लोबल टाइम्स का ये असेसमेंट भारत के ग्रोथ लीडरशिप को लेकर जो भी है उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह शुरुआत होती है आपके चैनल के साथ और जिस तरह से आप मुद्दे को पेश करते हैं बेमिसाल है। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू, थैंक यू। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार ने अभी कहा है, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। अभी जो ये निकला, आपको मालूम है सर, 2 दिन पहले विदेश मंत्री ने वाई भारत मैटर्स अपनी पुस्तक की पहली कॉपी दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मुझे लगता है कि चीनियों को ये पता लग गया है, दगाबाज हैं चीनी। एक अंग्रेजी में कहावत है, अलेक्जेंडर पोप ने 18वीं शताब्दी में कहा था, टू डैम विद फेंट प्रेज। इसका मतलब है तारीफ करना, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। और सर आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, 2400 साल पहले क्या बोला था? तारीफ सुनने की जिन्हें आदत होती है वो सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। ये पिंग पोंग की समस्या है, क्योंकि चीन में उसे कोई नहीं कह पाता कि शहंशाह तू बेवकूफ है, तू जो कर रहा है वो गलत है। सर बहुत जल्दी से बता देता हूं, चीन की इकोनॉमिक हालत आप जानते हैं। जियोपॉलिटिकली म्यांमार में जूते पड़ रहे हैं, उसको जाके बड़ी अग्रीमेंट कराया बिटवीन गवर्नमेंट एंड रेबल्स, ठप हो गया। नेपाल में आप जानते हैं क्या हो रहा है, बांग्लादेश में उसको बाहर निकाल दिया है, श्रीलंका का आप जानते हैं। अब वो देख रहा है और उसके एक्सपोर्ट्स यूरोप और अमेरिका को डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अब वो चाहता है किसी ना किसी तरह भारत को देखा जाए, खास तौर से जब भारत कह रहा है कि अब हमारा ट्रेड जो इम्बैलेंस है उसको सही करना है। तो ये जो कह रहे हैं सर, ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बिल्कुल विश्वास मत करिए, क्योंकि दगाबाजी इनके डीएनए का हिस्सा है सर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दगाबाजी चीन के डीएनए का हिस्सा है। और बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, उसने इसकी तस्दीक भी की। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 7 ग्लोबल मंत्र बताने जा रहे हैं जिनका आज की तारीख में दुनिया लोहा मान रही है। मोदी के वो 7 ग्लोबल मंत्र आखिर कौन कौन से हैं? पहला, आर्थिक ताकत का, भारतवर्ष की आर्थिक ताकत का लोहा मनवाया गया, देश को वर्ल्ड ऑर्डर में मजबूती प्रदान की गई। बिल्कुल समीर, और देखिए G20 घोषणा पत्र पर सहमति बनाई गई, ये एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी शक्ति भारत की दिखी। कोरोना काल में दूसरे देशों की मदद की भारत ने खुद सामना किया और दूसरे देशों की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए। ये बताता है कि भारत कैसे मजबूत है दूसरों की भी मदद करने के लिए। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ करारी चोट करता हुआ भी नजर आया भारत। आतंक के खिलाफ एक वैश्विक रणनीति बनती देखी गई पूरी दुनिया में, और इसका क्रेडिट भी भारत को दिया गया। भारत ने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत सटीक स्टैंड लिया और योग को अंतरराष्ट्रीय इवेंट के तौर पर डेवलप किया गया, और इसका लोहा भी पूरी दुनिया ने माना। जयशंकर गुप्ता जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को ऐसे वक्त में जब चीन भारत की तारीफ कर रहा है, या ये कहिए तारीफ करने पर मजबूर हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी नीतियां इसके पीछे आप मानते हैं बड़ी वजह? नहीं समीर, देखिए अभी हमारे जो 2 राजनयिक लोग बता रहे थे उनसे मेरी पूरी सहमति है जी। चीन कभी भी भरोसे के काबिल नहीं रहा है। 1962 से लेकर के फिर गलवान घाटी या फिर डोकलाम का विवाद था, उसमें लगातार उसने हमारे साथ दगाही किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की यश पताका पूरी दुनिया में फैल रही है तो इससे हर भारतीय को खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। ये बात तो हो सकती है, लेकिन एक बात ये भी देखिएगा कि गलवान घाटी से लेकर के डोकलाम तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। शी जिनपिंग के विश्वासघातों के बारे में भी एक बार प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। दूसरी एक तरफ हमारे जो भक्त लोग हैं वो तो चीन के खिलाफ नारेबाजी और सब कुछ करते हैं, दूसरी तरफ हमारा सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीन के साथ जारी है, सब कुछ कारोबार हमारा चल रहा है।
तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज है जो आपने कारण बहुत सारे गिनाए, आज हमारी अर्थव्यवस्था इस हालत में है कि जितनी हमारी जीडीपी है उससे अधिक हमारे ऊपर विदेशी कर्ज हो गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर का भी कर्ज जोड़ दिया जाए उसमें भारत के ऊपर, तो हमको लगता है कि जीडीपी से 150 गुना भारी हो गया है, ज़्यादा कर्ज हो गया है। तो अगर जीडीपी हमारी इस हालत में पहुंच गई है, विदेशी कर्ज हो गया है। दूसरी बात जो हमारे और राजनयिक साथ ने कहा था, वो हमको लगता सही है कि चूंकि चीन की इकोनॉमी भी काफ़ी डोलड्रम में है, उनके यहाँ निवेश घट रहा है, वहाँ से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, ताइवान के साथ उनका विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है उनको लगता होगा कि भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन भारत को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाते हुए गलवान वाले मामले पे, लद्दाख वाले मामले पे, अरुणाचल वाले मामले तो पे, आप ये कह रहे हैं कि डोकलाम के मामले पर भी चीन को लेकर प्रधानमंत्री को और मुखर होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि और मुखर होना चाहिए चीन को लेकर? जी बिल्कुल मुखर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, और एक तरफ दुनिया के तमाम बड़े नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार का काम ठीक नहीं लग रहा। विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक तरफ दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष का निशाना प्रधानमंत्री के ऊपर भी है। तो जरा इसको भी समझिए कि किस तरीके से कहां क्या कहा जा रहा है। दरअसल हम कुछ अहम बयान आपको दिखाएंगे, जिसमें एक तरफ विपक्ष की बातें हैं, दूसरी तरफ दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। हमने चीन का बताया आपको कि मोदी के नेतृत्व में भारत ताकतवर हो रहा है। पुतिन ने कहा कि राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी, और साथ ही बाइडेन कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है। ये देखिए समीर, ये बयान बता रहा है कि दुनिया के लीडर्स कैसे देखते हैं। अब विपक्ष क्या कहता है? बिल्कुल, और मोदी को बॉस बताया ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने। तो ये तमाम जिनपिंग हो, पुतिन हो, बाइडेन हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप देखिए, देश में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी सरकार के दौर में महंगाई बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिक तनाव देश में के अंदर बढ़ रहा है, राफेल डील में घोटाले का भी आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जाता है। तो एक तरफ दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं मोदी के लिए और भारतवर्ष के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप क्या हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोजगार का भी जिक्र किया जाता है, रोजगार के मोर्चे पर नाकामी रही है यह भी बताया जाता है। विदेश में मोदी के नारे लगाने वाले जो लोग हैं वो प्लांटेड हैं, यह भी कहा जाता है। अवधेश जी, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन तमाम तरह के आरोपों से घेरने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपने देखा, हमारे मित्र और बड़े भाई जयशंकर जी ने पहले तो कहा, लेकिन वो जो इन लोगों के कलेजे पर जब सांप लौटने लगता है ना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रशंसा क्यों हो रही है, तब मुझे समझ आती है। देखिए, चीन धोखेबाज है, चीन जो है, चीन की बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ उसने लिखा है वो फैक्ट है कि नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात उसने ये कहा है कि भारत इस समय वर्ल्ड मेंटर के रूप में खड़ा हो रहा है। वर्ल्ड मेंटर शब्द का प्रयोग किया है, और वो केवल कल्चरली नहीं है, पॉलिटिकली है, क्योंकि भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को बताया है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है यही ओरिजिन नहीं है, हमारी जो हजारों साल की डेमोक्रेसी है वो हमारी कल्चर में समाहित है, और दुनिया इसको अब स्वीकार कर रही है, और इसके नाते भारत वर्ल्ड का मेंटर हो रहा है। जो सेकेंड बात इसमें महत्वपूर्ण है वो उसने लिखा है, तो ये एक फैक्ट है। मोदी लगातार 2014 से जो पहली बार जब वो 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में उतरे थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया सुन ले कि भारत अब उठकर खड़ा हो गया है दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। उस समय से लेकर आज तक का एक कंटिन्यूटी है उसमें। जो दूसरी बात इसमें कहा है कि भारत ने इस समय जब रूस यूक्रेन का संकट है, उस समय धीरे धीरे उसने अपने को ऐसे जियोपॉलिटिक्स में पोजीशन में खड़ा किया है कि उसकी बातें दुनिया सुन रही है। उसने इतना बढ़िया तरीके से उसमें शब्द प्रयोग किया है कि मोदी के लीडरशिप में भारत मल्टी बैलेंसिंग से मल्टी अलाइनमेंट में चला गया है, कि हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हमने एक साथ अनेक देशों के साथ जो परस्पर विरोधी हैं उसके साथ अलाइन किए हैं, और वो
बताया है कि आज जियो पॉलिटिक्स में भारत की आवाज एक फैक्ट बन गई है। लेकिन भारत ऑपोजिशन कैसे कर रहा है? अवधेश जी, जो सवाल था, ऑपोजिशन तो यही कह रहा है ना, डंका बज नहीं रहा है, ये डंका बजते हुए दिखाया जा रहा है। और विदेश में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो नारे लगाने वाले लोग सब प्लांटेड होते हैं। ये एक ऐसी इमेज गढ़ी जा रही है, ये कह रहा है ऑपोजिशन। अब आपको समीर लगता है कि इन बातों का उत्तर देने की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि चीन को तो नहीं मैनेज किया होगा ग्लोबल टाइम्स को भारत ने। देखिए ये भारत, उसने तीसरी बात उसने क्या कहा है कि भारत जो है इकोनॉमी में केवल ऐसे नहीं उठ रहा है, उसने लिखा है कि जो सोशल सेक्टर है, उसने बताया है उसको उसने आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मंशा पर भले ही विश्वास ना करें, लेकिन जो लिखा है नहीं मजबूर है। नहीं चीन ने लिखने के पीछे ये है कि उसने चीनियों को बताया है कि हमारे सामने एक बड़े चैलेंज के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में मान लो भारत खड़ा हो रहा है, तो कैसे इसका सामना करें? फैक्ट तो है कि कहीं ना कहीं चीन तो विवश तो हुआ ये लिखने के लिए, चाहे उसकी मंशा, उसके पीछे का इरादा जो भी। और देखिए, अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मोदी की तारीफ की है और आतंक से निपटने के लिए सरकार के फैसलों की तारीफ की। पाक प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में सफलता मिली है, यह भी बोला। अमेरिका के पूर्व राजदूत डेविड मेलफोर्ड का बयान है, सरकार की मजबूत आतंकवाद विरोधी नीति। I was in India in 2005, October 26th, I think it was. I went out to a school outside of New Delhi to give a talk to parents and so on that evening. And I got a phone call that there'd been an attack in the Sarojini Market in New Delhi that night. And there were 60-some people killed in a very fiery blast of the railway attacks in Mumbai. And then that led up to the hotel attacks. And at that point, Manmohan Singh's government, debated whether or not to counterstrike. But the reasoning was, I think Modi was right. And once he's done that, there's nothing like punching a bully in the nose, in the playground to stop it. तो ये देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान पूर्व अमेरिकी राजदूत का। वोरा सर, ये सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाह रहा हूं। ये जो बयान है और इस बयान में एक तुलना दिखाई गई है, एक तरफ आतंकी घटनाएं मनमोहन सरकार के समय और उसका रिएक्शन, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय और सरकार का रिएक्शन। इस बयान को आप कितना गंभीर मानते हैं और इसके दूरगामी नतीजे, यानी इसका प्रभाव आप क्या देखते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी और भारत की डिप्लोमेसी में? दीपक बोरा सर। हाँ जी सर, अभी मैं सुन रहा था जो हमारे सहयोगी कह रहे थे, ये प्रश्न आप ही से था जी। तो माफी चाहता हूँ, मैं खो गया था कहीं पे, क्योंकि जहां बैठा हूँ इतना खूबसूरत इलाका है भारत का, मेरी शॉल से आपको पता लग रहा है, तो आई वाज लॉस्ट, क्योंकि पीएम साहब तो लक्षद्वीप गए थे, मैं कहीं और हूँ। ये जो अभी बताया ना ग्लोबल टाइम्स का, सर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्लोबल टाइम्स इंग्लिश वर्जन में हुआ है, जो चीन में नहीं पढ़ी जाती है। जो ग्लोबल टाइम्स का चाइनीज वर्जन है, अभी देखना है कि उसमें वो तारीफ करते हैं कि नहीं। अभी तक वो कहते रहे कि भारत बेकार का देश है, भारत ये है, भारत वो है, भारत को हम सबक सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये नहीं है कि रातों रात इनका जो रवैया है वो बदल गया इनकी। बिल्कुल सर, ये तो है ही, लेकिन अभी हमने पूर्व अमेरिकी राजदूत का बयान सुनाया डेविड मेलफोर्ड का। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार में हमले और उसका जो रिस्पॉन्स था और मोदी सरकार में जो रिस्पॉन्स था, दोनों में बहुत जमीन आसमान का था। मैं आपको एक चीज कहता हूं सर, जस्ट गिव मी 60 सेकंड। मैं पहले बता देता हूं, 1947 अगस्त में मेरा शरीर आजाद हुआ था सर। 71 में मेरी ताकत आजाद हुई थी। जब हमने नेताजी सुभाष की स्टैचू लगाई, मेरा मन आजाद हुआ। जब चंद्रयान पे हम पहुंचे थे, मेरी मानसिकता, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। और 22 जनवरी को सर मेरी आत्मा आजाद हो जाएगी। ये नया भारत है सर। टोटल इंडिपेंडेंस, टोटल सेल्फ कंट्रोल, टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चीन को खटकता है। ठीक है, और ये चीन को खटकता है, ये आप कह रहे हैं। सज्जनहार साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का जिक्र होता है तो एक बात ये सामने आती है कि एक तरफ विकास की राह और दूसरी तरफ देश की विरासत को सम्मान। दूसरा बड़ा मुद्दा उठा आतंकवाद को डील करने के तरीके को लेकर। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई पूर्ववर्ती सरकारों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक बड़ा बदलाव सरकार की नीतियों में नजर आता है? जी, मेरे विचार से तो यकीनन आता है। और जो ये अभी आपने ये भी दिखाया डेविड मेलफोर्ड का जो बयान था, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। परंतु उनके कहने से पहले ही देखिए पूरे देश को ये मालूम चल चुका है,
जो जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, उन्होंने शर्म एल शेख में जाकर उनसे वो लिखित में दे दिया, हाँ बलूचिस्तान में अगर भारत कोई काम करता है तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दूसरा 26/11 जब हुआ तो ये सोचते रहे जो हम क्या करें, और उसके ऊपर वो कुछ काम नहीं कर पाए, उसके ऊपर कुछ काउंटर स्ट्राइक, काउंटर एक्शन नहीं कर पाए। और अभी हम देखते हैं जो चाहे उरी में हुआ हो सितंबर 2016 में, या फिर पुलवामा में हुआ हो और उसका बालाकोट स्ट्राइक हमने किया हो। सर तो सरकार के ऐसे एंटी टेरर कोई भी टेररिज्म को लेकर सरकारों के ऐसे अप्रोच का ग्लोबल इमेज पे क्या फर्क पड़ता है? एक डिप्लोमेट होने के नाते आप किसी भी देश की ऐसी नीति को कैसे देखेंगे, एसेस करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो हमने बताया है, दो अगर बड़े मुद्दे हैं जो पूरे विश्व के सामने है, एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है टेररिज्म, वायु परिवर्तन और आतंकवाद। और इन दोनों के मामले में भारत ने बहुत अगुवाई की है, बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत नए पहल लिए हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया ये लोहा मान गई है जो भारत, क्योंकि पहले कहा जाता था ये भारत में जो पाकिस्तान कर रहा है ये आपका अंदरूनी मामला है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है वगैरह वगैरह, परंतु अब पूरी दुनिया ये जागरूक हो गई है जो ये आतंकवाद केवल भारत का मुद्दा नहीं है, विश्व का। ठीक है सज्जन।